दोस्तों सोचिए, एक ऐसा देश जहां आधी आबादी युवा है, लेकिन उन युवाओं के पास कोई नौकरी नहीं है। उनके मेहनत और खून पसीने की कमाई नेता खा जाते हैं और ऊपर से उनकी आवाज़ भी छीन ली जाती है। क्या होगा? जवाब में विस्फोट होगा। और यही हुआ नेपाल में सितंबर 2025 में। कहानी शुरू होती है भ्रष्टाचार से। नेपाल एयरलाइंस में ऐसा घोटाला हुआ कि जहाज खरीदने के नाम पर कीमतें दोगुनी वसूली गईं ताकि नेताओं की जेबें भरी जा सकें। लेकिन इससे भी बड़ा जख्म था कोऑपरेटिव स्कैम। आम लोगों की जिंदगी भर की बचत नेताओं और उनके करीबियों ने हड़प ली। जनता के भरोसे को नेताओं ने ही लूटा। यही चुपचाप जलती आग थी। अब आते हैं युवाओं पर। नेपाल के लाखों युवा बेरोजगार हैं। हर साल हजारों लोग रोजगार की तलाश में विदेश जाने को मजबूर हैं। सोचिए, देश की पूरी अर्थव्यवस्था उन्हीं प्रवासी मजदूरों की भेजी गई रकम पर टिकी है, जबकि नेता आलीशान बंगले में और कारों में ऐश कर रहे हैं। और फिर चिंगारी बनी नेपो किड्स का कैंपेन। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो, नेताओं के बच्चे महंगी गाड़ियों में पार्टी करते हुए, विदेशी ब्रांड में ऐश करते हुए। लोगों को लगा ये ऐश असल में उनके खून पसीने की कमाई से की गई रकम पर हो रही है। युवाओं का गुस्सा अब खुलकर सोशल मीडिया पर फूटने लगा और यहीं से सरकार डर गई। असल में ये बैन सिर्फ कानून का पालन करने के लिए नहीं था। सरकार चाहती थी कि ये वायरल वीडियोस को दबा दे। 28 अगस्त 2025 को सरकार ने ऐलान किया कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 7 दिन में हमारे पास रजिस्टर करना होगा। अब रजिस्टर का मतलब होता है जैसे आप दुकान पर खरीदारी करने जाओ और सरकार आपसे कहे कि हर ग्राहक का नाम और पता हमें दो, यानी पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में आ जाए। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स किसी ने भी रजिस्टर नहीं किया। 4 सितंबर को डेडलाइन भी खत्म हो गई तो 26 प्लेटफॉर्म बैन कर दिए गए। सोचिए, करोड़ों लोग इन्हीं प्लेटफॉर्म पर जुड़े थे। यहीं से छोटे दुकानदार बिजनेस करते थे। यहीं से विदेश में काम करने वाले अपने परिवारों से जुड़े रहते थे। और अचानक सब कट गया। लेकिन जनता हारी नहीं। उन्होंने निकाला एक गुप्त रास्ता, वीपीएन होता है जैसे सरकार ने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया हो और जनता ने एक छुपी सुरंग खोज ली हो। वीपीएन से प्रोटेस्ट मैसेज वायरल किए गए, एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया। और फिर आया 8 सितंबर, ब्लडी मंडे जिसे कह सकते हैं। सुबह सड़कों पर बिजली सी दौड़ रही थी। हजारों युवा और बच्चे संसद भवन के पास जुटे थे। कोई पार्टी का झंडा नहीं था, सिर्फ गुस्से से भरी आंखें थीं। पुलिस ने सोचा यह भीड़ डर जाएगी। पहले पानी की बौछार करी गई, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन भीड़ डटी रही और आखिरकार चली असली गोलियां। कई लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि ये इंसानी जिंदगियों की भयानक अनदेखी है। उस खून ने विरोध को क्रांति में बदल दिया। फिर आता है 9 सितंबर। इसमें नेपाल जल उठा। पीएम केपी ओली का घर, प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर के घर भीड़ के गुस्से से राख हो गए। संसद भवन, रूलिंग पार्टी ऑफिस, यहाँ तक कि बड़े होटलों को सबको धुएं में तब्दील कर दिया गया। सड़कें गूंज उठी, केपी चोर है, देश छोड़। सरकार घुटनों पर आ गई। सोशल मीडिया बैन को हटाना पड़ा। पीएम ओली और होम मिनिस्टर दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जनता का भरोसा वो टूट चुका था। असली वजह क्या थी? घोटालों ने लोगों का विश्वास तोड़ दिया था। बेरोजगारी और इमाइग्रेशन ने युवाओं को खाली कर दिया था। नेपो किड्स की अय्यासी ने आग लगा दी थी और 8 सितंबर को पुलिस बर्बरता ने बारूद में आग डाल दी। ये सब मिलकर बना परफेक्ट स्टॉर्म। और सबक साफ है, डेमोक्रेसी सिर्फ चुनाव से जिंदा नहीं रहती। अगर लीडर्स जनता से इतने दूर हो जाएं कि वायरल वीडियो छिपाने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए सिस्टम सड़ चुका है। नेपाल की ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि अगर करप्शन बढ़ेगा, इनइक्वालिटी गहराएगी और युवाओं का भविष्य भी छीना जाएगा तो एक दिन जनता जरूर फटेगी। और जब जनता फटेगी तो सत्ता के महल राख हो जाएंगे। तो दोस्तों, यही थी नेपाल की असली सच्चाई।